हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। हम लोग अपना लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेसन नंबर 6, ठीक है, बुक सिविक्स। और लेसन जो है हमारा अभी कंटिन्यू हो रहा है और आज हम उसका लेसन का वीडियो का पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। आज हम पार्ट नंबर 5 बना रहे हैं, तो आइए देखिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी एंडेड आवर लास्ट वीडियो हेयर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है? तो इस टॉपिक के आते ही मैंने वीडियो को एंड कर दिया था, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमने इसको कंटिन्यू यहीं से करना है आगे। तो अब देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील जो होते हैं उनका क्या रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है, क्या रोल है उनका? तो आइए जानते हैं। देखिए, अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against affected victims but against society as a whole. कहना है कि जब कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो लोगों के साथ कुछ गलत होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपराधिक गतिविधि जब किसी लोगों के साथ हुई है तो ये आपराधिक गतिविधि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण होता है कि हमें हमारे समाज को समझना है कि ऐसी हमें नहीं करना, ठीक है। तो ऐसी गतिविधियां जो होती हैं, ठीक है, कई बार होती तो किसी एक व्यक्ति के साथ है मगर वो गतिविधि पूरे समाज के लिए गलत है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक दिल्ली के अंदर एक रेप केस हुआ था और निर्भया केस के नाम से वो केस फेमस हुआ। तो ऐसी जो गतिविधि है जिसमें वो जो लेडी थी उस लेडी को मार दिया गया था, बस में से नीचे फेंक करके उसको मार दिया गया था। तो उस केस के लिए बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा वो किए गए, विरोध किए गए। लोगों ने बहुत ज़्यादा कैंडल मार्चेस निकाले, बहुत विरोध किया। जंतर मंतर पर भी लोगों ने इवन लाठियाँ तक खाई उसकी वजह से, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है। तो हुआ ये कि ऐसे केसेस जो कि समाज के लिए एक आप कह सकते हो कि समाज को भी एक उदाहरण दे रहा है, तो ऐसे केसेस में जो होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन केसेस को लड़ते हैं। यानी कि ऐसे केसेस जिसमें समाज के लिए कोई उदाहरण चला जाए, जिसके जो कि घटा तो किसी के साथ ही है, ऑब्वियसली किसी के साथ हुआ होगा, मगर उससे पूरे समाज को एक संदेश जा रहा है। तो ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करते हैं, सरकारी वकील काम करते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है वकील को रखने के अपने मामले में, तो ऐसे केसेस में भी फिर गवर्नमेंट एडवोकेट्स जो होते हैं, सरकारी वकील जो होते हैं, वो अपनी कार्रवाई अपने उस केस को अपने अंडर में लेते हैं जजेस के कहने पर, ठीक है। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डॉरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर? आपको याद होगा हमने एक डॉरी डेथ सुधा की ये हमने पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था लक्ष्मण और वर्सेस स्टेट, ठीक है। अच्छा, तो लक्ष्मण सुधा के पति का नाम था और सुधा को दहेज के लिए जला करके मार दिया गया था। और हमने इसके पूरी स्टडी, जैसे अभी हमने यहाँ पर भी एक स्टडी करी है केस की, ऐसी स्टडी हमने प्रीवियस लेसन्स में भी की थी, तो ये आपने पढ़ी होगी। द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। यानी कि जो केस है वो अपराधी या दोषी आप कह दीजिए कि उसके ऊपर दोष लगाया गया, ठीक है, लक्ष्मण और उसके परिवार पर लगाया गया था। और ये मुकदमा जो है वो स्टेट ने प्रेजेंट किया कोर्ट में। तो जो स्टेट प्रेजेंट करेगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही फाइट करेंगे, यानी उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस को लड़ते हैं, राइट। आगे देखिए, दैट इज व्हाई द केस वाज कॉल्ड स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इसीलिए इस केस को क्या कहा गया था? स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, क्योंकि लक्ष्मण कुमार के परिवार के ऊपर मुकदमा था। तो अदर्स यानी लक्ष्मण कुमार के साथी जो थे, अदर्स का मतलब उसके साथी, उसके फैमिली के मेंबर, जैसे उसका ब्रदर था, उसकी मदर थी,
उनके ऊपर ये केस हुआ था, है ना। अच्छा, और स्टेट अब शांति जो सुधा जो है उनका पक्ष कौन रख रहा है? गवर्नमेंट रख रही है, ठीक है। आगे देखिए, सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्राम, यानी कि इस केस को भी स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्राम कहेंगे, एंड नॉट मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्राम, यानी कि इसको मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्राम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये केस पुलिस ने, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया कि भैया ये तो एक गिरोह है, पूरे समाज के चोरी कर रही है, समाज के लिए चोरी करता है, ये समाज में बुराई फैला रहे हैं, चोरी का एक गिरोह है जो लोगों के घर में नौकरी करते हैं और क्या करते हैं, और लोगों का सामान चुरा लेते हैं। तो ये स्टेट अपना पक्ष रख रहा है, समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, और फिर स्टेट जो है अपना पक्ष रखता है शांति के खिलाफ, कि शांति को अपराधी बनाना चाहते हैं, कि शांति जो है, ठीक है, उसके ऊपर ये हो जाए कि शांति को जेल हो जाए, कि शांति ही वो गिरोह के मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, ठीक है, कि हो सकता है उनकी सोच हो कि शायद हमें कोई अवार्ड मिल जाए, ऐसा हो सकता है पुलिस ने सोचा हो कि हमें कुछ अवार्ड मिल जाए कि हम अगर गिरोह को पकड़ लेंगे तो हम जो है अपने ऑफिसर्स की नज़र में शायद अच्छे बन जाएं, तो ऐसा उनको लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने शांति को, ठीक है, कोशिश करी ये करवाने की, या तो शांति पहले बात तो अपनी गुनाह खुद कबूल कर ले, शांति और उसका भाई। अच्छा, बट वो अब यही बोलते रहे कि नहीं हमने कोई गलती नहीं करी, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट ने मुकदमा फिर शांति के खिलाफ दर्ज करा, ठीक है, और शांति के खिलाफ बाद में मुकदमे को कोर्ट में रखा गया। समझ में आई बात? आगे चलिए। इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो राज्य की बात को कोर्ट के सामने रखता है। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है जब पुलिस अपनी चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट के सामने रखती है। चार्जशीट मैंने आपको बताया था कि पुलिस अपना एक स्टेटमेंट रखती है कि क्या क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ, तो उसको जो है चार्जशीट कहा जाता है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट कोर्ट के सामने रख देती है, ठीक है। आगे देखिए, ही शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। जो वो होता है कौन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका कोई रोल नहीं होता इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है छानबीन करना। तो छानबीन करने में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं होता, वो काम किसका है? पुलिस का। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अच्छा, जो प्रोसिक्यूटर होता है वो अभियोग चलाता है राज्य के बिहाफ पर, ठीक है। अच्छा, एज एन ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग, ठीक है। हाँ जी, अब प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब बताया मैंने आपको? अभियोग। हाँ, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज his her duty to act impartially and present the full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case। यानी कि एक ऑफिसर होने के नाते उनका काम होता है, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि निष्पक्ष रूप से, इम्पार्शियली, यानी कि भेदभाव ना करते हुए। इम्पार्शियली का मतलब क्या होता है? भेदभाव ना करना, किसी में भेदभाव ना करना, उसे बोलते हैं इम्पार्शियली। और पूरी बातों को कोर्ट के सामने रखें, पूरे गवाहों को, सबूतों को, ठीक है। विटनेसेस का मतलब गवाह, ठीक है, और एविडेंस माने सबूतों को और गवाहों को कोर्ट के सामने रखा जाए, ठीक है, ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके कि क्या है मामला, क्या है, क्या करना है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। What is the role of the judge? जज का रोल क्या होता है? न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? आइए जानते हैं। The judge is like an umpire in a game
and conducts the trial impartially and in an open court. जज एक खेल में जैसे अंपायर होते हैं उसी तरीके से कोर्ट के अंदर अंपायर की भूमिका निभाते हैं। और ट्रायल का मतलब होता है कि केस का चलना, जो ट्रायल है, ट्रायल का मतलब होगा कि केस की सुनवाई, जो केस की सुनवाई है उसको इम्पार्शियली चलवाते हैं और ओपन चलवाते हैं, सबके सामने चलवाते हैं, कोई भी अपनी बात रख सकता है फिर, ठीक है, ये चीज़ है। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। जज जो होते हैं वो सारे सबूतों को, सारे गवाहों को सुनते हैं कोर्ट के सामने, ठीक है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन यानी अभियोग ने, जिन्होंने अपराध लगाया है किसी व्यक्ति के ऊपर, वो प्रोसिक्यूशन होता है। यानी कि अगर किसी ए पार्टी से कोई गलती हो गई और ये बी पार्टी है, तो ए से गलती हुई है, बी ने ए के ऊपर मुकदमा कर दिया मान लेते हैं, तो बी प्रोसिक्यूशन हो गया, यानी कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन अभियोजन किया है, ठीक है। अच्छा, और ए कौन हो गया? डिफेंस, यानी कि ए को अपने आप को बचाव करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात कौन डिसाइड करेगा कि ए गिल्टी है कि नहीं? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, है ना। अच्छा, अब यदि बी अपनी बात को ढंग से कोर्ट के सामने नहीं रख पाता, यानी कि जजेस के सामने फैक्ट्स प्रॉपरली नहीं रख पाते, तो ए को फ्री कर दिया जाएगा। ए जो है उसको ए फ्री हो जाएगा, यानी कि ए को फ्री कर दिया जाएगा, चाहे वो वाकई में, ठीक है, गिल्टी था या नहीं था। अब ये तो गिल्टी था या नहीं था ये तो कोर्ट डिसाइड करता है ना, ठीक है, यही बात है। तो जज इज लाइक एन अंपायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड in an open court. The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. यानी कि दोनों पक्ष अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखते हैं, जजेस जो होते हैं उन बातों को सुनते हैं। The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law. यानी कि अब ये इस बात का फैसला जज करेंगे कि एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड का मतलब जिसके ऊपर अपराध थोपा जा रहा है, ठीक है। एक्यूज्ड का मतलब क्या बताया मैंने आपको? जिसके ऊपर अपराध लगाया गया। जैसे मैंने आपको अभी बताया ए कौन हुआ? एक्यूज्ड। और बी कौन हुआ? बी ने जो अपराध लगाया वो क्या हुआ? प्रोसिक्यूशन, है ना, प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अच्छा, तो बी हो गया प्रोसिक्यूटर और ए कौन हो गया? एक्यूज्ड, राइट। अच्छा, तो ए को क्या करना होगा? डिफेंस। तो ए का एडवोकेट क्या करेगा? डिफेंस। समझ में आ गई बात। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या ये तो कोई जरूरी नहीं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, कि हर मामले स्टेट वर्सेस थोड़ी होते हैं, तो या फिर, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर होता है वो फिर डिफेंस के साथ बहस करता है। अभी इस केस में, शांति वाले केस में, प्रोसिक्यूशन एडवोकेट कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि गवर्नमेंट का एडवोकेट है, ठीक है। अच्छा, इवन ये भी हुआ कि शांति का भी एडवोकेट कौन है? गवर्नमेंट एडवोकेट है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है ना, ये ऐसा भी होता है, ठीक है। दोनों के एडवोकेट गवर्नमेंट एडवोकेट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखता है? उसके बाद बोलता है कि इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। अगर एक्यूज जो है वो कन्विक्ट कर ले, मान जाए कि हाँ भाई उसने अपराध किया है, ठीक है। अच्छा, तो उस केस में, ठीक है, या फिर एक्यूज जो है वो दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो कन्विक्टेड माने दोषी पाया जाना, कि वो दोषी पाया गया, तो जज जो है वो क्या करेंगे? फिर प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, यानी सजा सुनाएंगे। ही में सेंड द पर्सन टू जेल, हो सकता है जज जो है उनको जेल भेज दे, और इम्पोज अ फाइन, या फिर फाइन लगा दें, और बोथ, या दोनों ही कर दें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्ड। लॉ क्या कहता है? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हर अपराध की एक सज़ा होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई अपराध है, फॉर एग्जांपल चोरी का ही अपराध ले लीजिए, उस अपराध में अगर 10 साल की सज़ा होनी है, 10 ईयर्स, ठीक है, तो
ये बात का फैसला जज करेंगे कि उसको मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की सज़ा दी जाए, 1 ईयर की दी जाए, 6 मंथ की दी जाए, 1 मंथ की दी जाए, 9 मंथ की दी जाए, वो जजेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दूं मैं कि संजय दत्त का एक बहुत फेमस केस हुआ था कि 90s में उनके पास AK-56 रखने का वो मिला था कि उन्होंने AK-56 राइफ़ल अपने पास रखी है। ये एक बड़ी राइफ़ल होती है जो आर्मी वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, AK-56, ठीक है ना। अच्छा, ये जो राइफल होती है इसको कौन रखते हैं? आर्मी ही रख सकती है। तो बट आजकल क्या हो रहा है, टेररिस्ट भी कुछ रख लेते हैं। तो क्या हुआ था कि संजय दत्त के ऊपर ये अपराध हुआ था। ठीक है, तब सज़ा की मैक्सिमम कैपेसिटी तो बहुत लंबी थी उसमें, मगर जजेस ने उनके बैकग्राउंड को देखते हुए और जजेस ने उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए, ठीक है, उनको सिर्फ कुछ सालों की ही सज़ा सुनाई। ठीक है, जिसमें से 1.5-2 साल वो स्टार्टिंग में, जब सन 90 के टाइम पर ये केस हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली तो ईयर मुझे अभी याद नहीं है, 90s के टाइम में, दशक में ये हुआ। तो उस दौरान में उनको जो है स्टार्टिंग में ही उनको जेल में रहना पड़ा। फिर उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उस पर ट्रायल चलता रहा। ट्रायल का मतलब सुनवाई चलती रही। मामला जो है आगे से आगे बढ़ता रहा। कई सालों बाद जाकर के जजेस ने फिर फैसला सुनाया और उनको फिर लास्ट टाइम पे लगभग 5 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें से वो 2-2.5 साल पहले बिता चुके थे। बाद में कुछ समय के लिए उनको और टाइम की सज़ा हुई थी। ठीक है, ऐसा हुआ। अच्छा, तो ऐसा होता है कि वो जजेस की विश होती है कि वो कितनी सज़ा देंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से लॉ क्या कह रहा है और लॉ के बाद वो उनका फैसला है कि वो कितनी देंगे। उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते, ये तो तय है, बट कम से कम वो कितनी देंगे वो जजेस की विश होती है। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट डिड द जज से इन शांति's केस आफ्टर हेयरिंग द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस? अच्छा, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? गवाही। ठीक है, अच्छा, यानी कि विटनेसेस, गवाह की गवाही सुनने के बाद शांति के केस में, ठीक है, जज ने क्या कहा। ठीक है ना, ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप पढ़ करके दोबारा से वीडियो देख सकते हैं आप, या फिर आप सोचिए, पढ़ के देखिएगा बुक में भी अपने कि क्या कहा जजेस ने। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है व्हाट इज ए फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल क्या होता है इसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपने मुझे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है इम्पार्शियली, पहला वर्ड, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इम्पार्शियली वर्ड दे रहा हूँ मैं आपको। इम्पार्शियली का मतलब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेकेंड वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ टेस्टिमनी। ठीक है, टेस्टिमनी का मतलब आपने मुझे बताना है। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज की वीडियो को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।